स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे जो कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही ये बड़ा तोहफा है और 8वां वेतन आयोग घोषित कर दिया गया है। आज ही मंत्रिमंडल की बैठक में वहां फैसला हुआ। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में भी इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, बारीकी से आपके साथ चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी बात करेंगे, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर ये कांगड़ा नहीं गए, आखिरकार किस वजह से आज से, क्योंकि इनका कांगड़ा प्रवास शुरू होने वाला था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में ही है। किस वजह से ये आज का दौरा फिलहाल इनका टल गया है, जानकारी लेकर आए हैं। शिक्षा के बड़े मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की ओर से एक बड़ी प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। 3 बड़े मुद्दों को लेकर जानकारी देकर गए हैं। दरअसल बात यहां सिर्फ एक संगठन की नहीं है, बल्कि विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से, क्योंकि ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अवार्डी शिक्षकों को लेकर पहले भी विवाद देखने में आया था और अभी क्योंकि एक्सपोजर विजिट एक दफ़ा फिर शुरू होने जा रही है, आवेदन मांग लिए गए हैं, लेकिन इस बीच जो क्राइटेरिया तय किया गया है उससे अन्य शिक्षक सहमत नहीं हैं, जिनके नाम कभी भी कोई अवार्ड नहीं आया। अब यहाँ अवार्डी शिक्षकों से और ट्राइबल शिक्षकों से आखिरकार क्या विवाद छिड़ गया है, ये जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। 3 डायरेक्टरेट अब शिक्षा में होंगे, ये पहले मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, लेकिन इसी में शिक्षकों की ओर से कुछ सुझाव भी ऐड किए गए हैं। और यहाँ शिक्षकों ने एक मांग और रख ली है कि डायरेक्टर इन्हें शिक्षा कैडर से ही चाहिए। तो शिक्षा कैडर से अगर डायरेक्टर होगा तो क्या IAS अधिकारी का इसमें कोई रोल नहीं रहने वाला है, ये बड़ी चर्चा का विषय है। ये भी जानकारी आप तक पहुँचाने वाले हैं। और छुट्टियों को लेकर भी यहाँ एक सुझाव शिक्षकों की ओर से दिया गया है, ये भी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 21 जनवरी तक अभी मौसम खराब बना रहेगा। बारिश बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, मंडी, कांगड़ा में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा है। रुक रुक कर चंबा की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी होती रही, जिस वजह से 6 सड़क मार्ग अभी भी अवरुद्ध बताए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति के लिए एक दफ़ा फिर जाना मुश्किल हो गया है, सड़क मार्ग बंद है। और अटल टनल, रोहतांग दर्रा, यहाँ पर भी 3 से 6 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज कर दी गई है। चौपाल और नेरवा की बात करें तो वहां से शिमला के लिए बसेस नहीं भेजी जा रही है। चौपाल शिमला मार्ग भी अवरुद्ध बताया जा रहा है, क्योंकि रुक रुक कर चौपाल में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। इसी तरह से शिमला सिटी में भी जाखू में बर्फ के फाहे गिरे हैं। हालांकि अभी अगले 5 दिन तक मौसम खराब बना रहेगा, मिला जुला सा मौसम, लेकिन अगले कल रह सकता है, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है। मिड डे मील वर्कर्स घेराव करेंगे विधानसभा का, आज ही इन्होंने रणनीति बनाई है। दरअसल राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की थी और इनका कहना है 21,000 के करीब मिड डे मील वर्कर्स की संख्या है, लेकिन ना तो राज्य सरकार इनके लिए कोई कदम उठा रही है, ना केंद्र सरकार, और तो और मोदी सरकार मिड डे मील वर्कर्स विरोधी नीतियां लेकर आ रही है। इसीलिए ये विधानसभा का घेराव अभी बजट सेशन के दौरान शिमला में करने वाले हैं, यानी कि मार्च में करेंगे। 21,000 के करीब मिड डे मील वर्कर्स एकत्रित होने जा रहे हैं। इनका कहना है कि 4500 मानदेय इन्हें दिया जाता है और वो भी समय पर नहीं मिलता। इस बीच 2019 में सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया था कि 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय इन्हें दिया जाए। उसके बाद 2024 में डबल बेंच ने भी फैसला सुनाया, लेकिन अभी तक इस फैसले को लागू नहीं किया गया है। दूसरी समस्या इनकी ये है कि जब भी अवकाश पर जाना है, कोई इमरजेंसी हो जाए तो अपनी जगह कोई रिलीवर इन्हें भेजना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि इन्हें फिर अपनी जेब से ही इस रिलीवर को भी पैसे देने पड़ते हैं। पहले ही 4500 मिलता है और वो भी समय पर नहीं मिलता, महज 10 महीने का दिया जाता है। गुजारा करना वैसे ही मुश्किल है और तब अवकाश भी ना मिलना, इमरजेंसी में भी छुट्टी ना मिलना, ये इनके साथ बड़ी समस्याएं हैं। शोषण इनका हो रहा है, बहुत ही कम मानदेय दिया जा रहा है, इससे ये सहमत नहीं है। इसीलिए ये प्रदर्शन करने वाले हैं और एक तरह से विधानसभा का घेराव करेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ भी इनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से एक बड़ी स्टेटमेंट आज दी गई है। राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट दी है। नेता प्रतिपक्ष का मानना है कि यूं तो राष्ट्रीय स्तर पर नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने की है उन्हें माफी मांगनी चाहिए और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई करने की बात कर रहे हैं और इस तरह के बयान एंटी नेशनलिस्ट देते हैं। और राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहते थे, लेकिन अब इन्होंने देश के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है।
ये मानसिकता है कांग्रेस की, यही कांग्रेस के असली चेहरे को दर्शा रहा है, यही स्टेटमेंट कांग्रेस का इरादा बता रही है। ये नेता प्रतिपक्ष की ओर से आज बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। रिएक्शन क्या इस पर कांग्रेस की ओर से आता है, ये देखना रोचक रहेगा। अभी देखिए 171 मंडल अध्यक्ष भाजपा की ओर से हिमाचल प्रदेश में बनाए जाने थे और इसमें से 2 मंडल अभी भी रह गए हैं जहां पर अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं। दरअसल ये देहरा में ही दोनों मंडल बताए जा रहे हैं। कारण ये है कि निर्दलीय विधायक होशियार सिंह भाजपा में शामिल हुए थे, तो अभी भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ होशियार सिंह के कहे अनुसार चला जाए या संगठन के अनुसार। फिलहाल के लिए यहाँ देहरा में 2 मंडल अध्यक्षों की घोषणा को टाल दिया गया है। फरवरी माह में ही अध्यक्ष बनाए जाएंगे, ये भाजपा की ओर से कहा जा रहा है। उन सभी क्षेत्रों में बगावती सुर देखने के लिए मिले हैं जहां कांग्रेस के बागी भाजपा में शामिल हो गए हैं या निर्दलीय विधायकों ने भी जहां भाजपा का हाथ थाम लिया था, वहां गुटबाजी काफी ज्यादा हो रही है। सभी बड़े चेहरे चाहते हैं कि उन्हीं के समर्थकों में से किसी को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। तो अभी ये देहरा वाली राह कहीं ना कहीं मुश्किल भरी होने वाली है भाजपा के लिए भी। इसके अलावा देखिए, क्योंकि तकरीबन 11 मंडल पिछले कल रह गए थे, 9 मंडलों में अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और शहरी चुनाव प्रभारी संजीव कटवाल ने बताया है कि सुजानपुर टिहरा मंडल से जसवंत सिंह, बमसन टोनी देवी मंडल से विक्रम राणा, हमीरपुर शहरी से पाल शर्मा, हमीरपुर ग्रामीण से जसवीर सिंह, ढटवाल बिजड़ी से यशवीर पटियाल, दौलतपुर से अजय ठाकुर, गगरेट से नितिन ठाकुर, कुटलहर से राजेंद्र मलांगड़। ये कुटलहर में भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, यहाँ से राजेंद्र मलांगड़ को देखिए ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मंडल अध्यक्ष। और डेरा बाबा रुद्रानंद मंडल से राजकुमार वर्मा को नया मंडल अध्यक्ष चुना गया है। ये नाम हमारे समक्ष आ गए हैं। तो 9 मंडलों में तो अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, लेकिन अभी 2 और बच रहे हैं और दोनों देहरा के ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति क्या रहती है इस बारे में जल्दी ही जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अब कौन होंगे, इसका भी चुनाव होना है और ये माना जा रहा है 25 फरवरी से पहले भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। हालांकि इस दौड़ में डॉक्टर राजीव बिंदल भी हैं, तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं और चर्चाओं में ये बात भी है कि डॉक्टर राजीव बिंदल का पक्ष काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। लेकिन ये संगठन पर निर्भर करता है और ख़ास तौर पर हाईकमान पर निर्भर करता है कि क्या कुछ राष्ट्रीय स्तर से यहाँ घोषणा की जाती है या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी फीडबैक गई होगी उसके मुकाबले क्या फैसला भाजपा संगठन की ओर से वहाँ लिया जाएगा, वही फैसला क्योंकि फिर हिमाचल स्तर पर भी लागू होने वाला है। 26 जनवरी आप सभी जानते हैं रिपब्लिक डे है और इसके लिए तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्योंकि शिमला के रिज मैदान पर ही आयोजित होगा और इसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आएंगे और मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी रिज मैदान पर उस दिन मौजूद रहने वाले हैं। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और सभी डेप्यूटी कमिश्नर्स और एसपीज को ये ऑर्डर जारी हो चुके हैं कि किस मंत्री की ड्यूटी कहाँ लगी है और उसी हिसाब से वो व्यवस्थाएं भी करें। अब जैसे कुलदीप सिंह पठानिया की बात करें, कुल्लू में ये अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं रिपब्लिक डे को। इसी तरह से विनय कुमार लाहौल स्पीति के केलोंग में रहने वाले हैं क्योंकि केलोंग में वहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो ये अतिथि के तौर पर वहाँ शिरकत करेंगे। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ऊना में होंगे, धनीराम शांडिल मंडी में होंगे, मंत्री चंद्र कुमार चंबा में होंगे, मंत्री हर्षवर्धन चौहान हमीरपुर में होंगे, जगत सिंह नेगी किन्नौर में होंगे, किन्नौर के रिकांगपिओ में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, मंत्री रोहित ठाकुर सिरमौर में होंगे, नाहन में वहाँ कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, अनिरुद्ध सिंह बिलासपुर में होंगे, राजेश धर्मानी सोलन में होंगे, यादविंदर गोमा कांगड़ा में होंगे। कांगड़ा के धर्मशाला में ये 26 जनवरी का कार्यक्रम क्योंकि आयोजित होने जा रहा है। तो कौन मंत्री कहाँ होगा इस बारे में पूरी लिस्ट सामने आ गई है और हमने आपके साथ साझा की है। पुलिस भर्ती पर भी आज एक अपडेट सामने आई है। लोक सेवा आयोग की ओर से तकरीबन 1397 अभ्यर्थियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये वही अभ्यर्थी रिजेक्ट किए गए हैं जिन्होंने आवेदन किया था लेकिन फीस जमा नहीं करवाई। 1088 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे और इसमें सबसे पहले आपको याद भी होगा 31 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे, उसके बाद तिथि 12 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन 1,29,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 1088 पदों के लिए 1,29,000 आवेदन आए हैं। बेसब्री से युवाओं को इस भर्ती का इंतजार था। 380 पद
महिलाओं के भरे जाएंगे और इसके लिए तकरीबन 40,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 708 पदों के लिए पुरुषों की ओर से आवेदन किए गए हैं, क्योंकि ये 708 पद पुरुष वर्ग के लिए यहाँ निकाले गए हैं और 90,000 के करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं पुरुषों के लिए, जो कि कुल मिलाकर 708 पद मेल कैटेगरी के लिए, क्योंकि इसमें भरे जाएंगे। अभी देखिए, रिटन टेस्ट लोक सेवा आयोग की ओर से करवाया जाना है, लेकिन उससे पहले पुलिस विभाग यहाँ ग्राउंड टेस्ट करवाएगा और इसमें डोप टेस्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि खास मकसद है इस भर्ती का यही कि देखिए नशे पर शिकंजा कसा जाए। तो डोप टेस्ट इसलिए अभ्यर्थी का होगा कि कहीं वो खुद नशे का आदी तो नहीं है। दूसरी बात, इसमें बेटियों की करें तो जो एनएसएस या एनसीसी की कैडेट्स रही होंगी उन्हें एक्स्ट्रा अंक भी इसमें दिए जाएंगे और चरित्र प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन भी होने वाली है। फिजिकल टेस्ट क्योंकि पुलिस विभाग की ओर से ही करवाया जाएगा, तो पुलिस विभाग ने इसे लेकर प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं, लेकिन डोप टेस्ट भी होगा। कमांडो फोर्स के तौर पर यह भर्ती की जा रही है और इसमें कमांडो का प्रशिक्षण कंपलसरी किया गया है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। वजह बड़ी ये रह रही है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार नशे के तार बढ़ते जा रहे हैं और नशे को जड़ से खत्म करना है, इस पर शिकंजा कसना है, इसलिए कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग फिलहाल इस भर्ती में दी जा रही है। काफी अहम ये भर्ती मानी जा रही है। पहली मर्तबा डोप टेस्ट भी यहाँ अभ्यर्थियों का हो रहा है, क्योंकि नशे पर शिकंजा कसने के लिए ही भर्ती हो रही है, इसीलिए डोप टेस्ट भी हो रहा है कि कहीं खुद नशे का आदी कोई अभ्यर्थी ना हो तो उसे फिर रिजेक्ट किया जाएगा। अवॉर्डी शिक्षकों के अंक पर विवाद हो गया है। ये हम बात कर रहे हैं शिक्षक एक्सपोजर विजिट की। 200 शिक्षकों को इससे पहले एक्सपोजर पर भेजा गया था, फिर से अगला चरण शुरू होने जा रहा है। आवेदन मांगे गए हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान का कहना है कि बहुत सारे शिक्षक कैपेबिलिटी रखते हैं, वो विदेश जाए, नए स्किल सीखें, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया तैयार किया गया है वो गलत है। उनका ये मानना है कि जो ट्राइबल एरिया वाले शिक्षक हैं 5 अंक उन्हें अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। दूसरी बात, जो अवॉर्डी शिक्षक हैं उन्हें भी 5 अतिरिक्त अंक दिए जा रहे हैं। कुल ही 20 अंकों में से अगर 5-5 इस तरह से अतिरिक्त अंक दे दिए जाएंगे तो फिर अन्य शिक्षकों का क्या होगा। बहुत सारे शिक्षक काबिलियत रखते हैं, बहुत सी गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं और मेरिट में भी उनके स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन वो आवेदन ही नहीं कर रहे हैं इस वजह से कि ये 5 मार्क्स का डिफरेंस वो कैसे मिटा पाएंगे। ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है, 5 अंकों का, ये कवर अप नहीं हो सकता है। इसीलिए या तो अवॉर्डी शिक्षक और ट्राइबल शिक्षकों के लिए अलग से कोटा निर्धारित कर दिया जाए कुछ फीसदी तक का, और अगर संभव नहीं है तो अलग ही क्राइटेरिया अवॉर्डी शिक्षक के लिए रखा जाए, अलग ही ट्राइबल वालों के लिए रखा जाए और अन्य नॉर्मल शिक्षकों के लिए अलग हो। यानी कि अब ये 3 कैटेगरीज में से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल शिक्षकों के लिए क्राइटेरिया अलग होना चाहिए आवेदन करने के लिए, फिर अवॉर्डी शिक्षक के लिए अलग होना चाहिए, और तीसरी ओर जो ट्राइबल वाले शिक्षक हैं उनके लिए क्राइटेरिया अलग रखा जाए। अगर क्राइटेरिया अलग नहीं होता है तो फिर कुछ फीसदी कोटा यहाँ अवॉर्डी शिक्षक और ट्राइबल एरिया वाले शिक्षकों को दिया जाए, बजाय इसके कि उन्हें 5 से 10 अंक यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। अभी देखिए, स्कूल छुट्टियों पर भी इनकी ओर से एक सुझाव दिया गया है, क्योंकि ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल छुट्टियां 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दी गई हैं। फ्लेक्सिबल छुट्टियां डिप्टी कमिश्नर के हाथ में रहेंगी, वो अपने क्षेत्र में मौसम को देखते हुए या स्थिति को देखते हुए फ्लेक्सिबल छुट्टियां दे सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन ये शिक्षकों का मानना है, ये विभिन्न शिक्षक संगठन पहले भी कह चुके हैं, स्कूल स्तर पर ही ये बात छोड़ दी जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरे क्षेत्र में सभी स्कूलों पर वो फैसला लागू हो सके। कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बच्चों का पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ एक एरियाज़ में स्कूल सही सलामत भी हैं और सड़कें भी दुरुस्त रहती हैं, तो वहां पर स्थिति यूं ही परेशान करने वाली छात्रों के लिए हो जाएगी। तो इसलिए स्कूल प्रशासन अपने स्तर पर ये निर्णय ले सकता है। अगर स्कूल प्रशासन को लगता है कि आसपास के सड़क मार्ग ठीक नहीं है, आसपास के बच्चे जहाँ से आते हैं लिंक रोड टूट गए हैं या मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो अपने स्तर पर ही वो फैसला ले सकता है। हालांकि ये सुझाव इनकी ओर से दिया गया है, लेकिन देखना होगा क्या कुछ होगा। अभी देखिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ और विचार करने के बाद ये शेड्यूल तैयार किया गया था फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल छुट्टियों को लेकर, लेकिन शिक्षक संगठन तो इससे भी सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं। इससे पहले जो छुट्टियां होती थी, जो नॉर्मल शेड्यूल इससे पहले का रहा है, उसमें शिक्षकों का ये मानना रहता है कि जब पीक पर मानसून होता है तो स्कूल खुल जाते हैं, जब पीक पर समर सीजन जाता है तो स्कूल खुल जाते हैं। बदलाव होना चाहिए, तो इसी से निजात पाने के लिए ये शेड्यूल तैयार हुआ था फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल छुट्टियों का। 52 दिन की छुट्टियाँ इसमें भी रखी गई हैं, लेकिन ये भी रास नहीं आ रहा है शिक्षक संगठनों को, और इनकी ओर से मांग ये रखी गई है कि अब स्कूल स्तर पर ही ये डिसीजन लेने दिया जाए। लेकिन स्कूल स्तर अगर अपने
स्कूल प्रशासन अगर अपने स्तर पर ये डिसीजन लेता है तो लाजमी सी बात है फिर अभिभावकों को परेशानी होगी। अभिभावकों को फिर ये लगने लगेगा कि स्कूल प्रशासन कोई भी मनमानी कर रहा है, अपने स्तर पर कैसा भी निर्णय ले रहा है। इसीलिए डेप्यूटी कमिश्नर को ये जिम्मेदारी सौंपने की बात हुई थी। देखिए, जेबीटीज अब ट्रांसफर होंगे, ये एक रिपोर्ट 3 दिन के भीतर देने के लिए कह दिया गया है डेप्यूटी डायरेक्टर्स को, उच्च शिक्षा विभाग को, और ये रिपोर्ट देनी होगी। दरअसल जो जेबीटीज हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे ऐसे स्कूलों में जहां पर 20 से ज़्यादा है संख्या, यानी कि सिंगल टीचर पढ़ा रहा है लेकिन 20 से ज़्यादा संख्या है और एक ही टीचर पर पूरा जिम्मा है बच्चों को पढ़ाने का, वहां जेबीटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा। कितने ऐसे जेबीटी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसके लिए लिस्ट मंगवा ली गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से और वो फिर शिक्षा सचिव के समक्ष रखी जाएगी। ऐसे स्कूल जहां 20 से कम संख्या है वहां सेंटर हेड टीचर नहीं रखे जाएंगे, सीएचटी को हटाया जाएगा। हालांकि इसका विरोध शुरू हो गया है। दरअसल ये संख्या ही 20 यहां पर निर्धारित कर दी गई है। 20 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो वहां और ज़्यादा शिक्षक भेजे जाएंगे, जेबीटी ट्रांसफ़र किए जाएंगे, लेकिन 20 से कम संख्या है तो वहां से सीएचटी को भी हटा दिया जाएगा, ये अभी माना जा रहा है। ये शिक्षा सचिव का भी मानना था इससे पहले कि प्रमोशन के मामले लटके हुए हैं, जल्द से जल्द ये प्रमोशन वाले मामले सुलझाने हैं, इसीलिए ये भी लिस्ट मंगवा ली गई है कि कहाँ शिक्षकों की आवश्यकता है और कौन कौन से शिक्षक अभी प्रमोट होने वाले हैं, ताकि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया भी शुरू की जा सके। तो इसमें हमें एक तेज हलचल नजर आई है, लेकिन विरोधी स्वर भी उठे हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। आज एक और बात शिक्षक संगठन की ओर से कही गई है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया था कि 3 डायरेक्टरेट अब बनाए जाएंगे, जिसमें एक स्कूल डायरेक्टरेट होगा, एक कॉलेज डायरेक्टरेट होगा और तीसरा टेक्निकल एजुकेशन का डायरेक्टरेट होगा। खैर, टेक्निकल एजुकेशन का वैसे ही अलग है, लेकिन जो स्कूल डायरेक्टरेट होगा वहाँ पहली से लेकर 12वीं तक का जिम्मा स्कूल डायरेक्टरेट के अंतर्गत ही रहेगा। कॉलेजेस का पूरा जिम्मा कॉलेज डायरेक्टरेट के अंतर्गत रहेगा। मौजूदा समय में अभी देखिए स्थिति क्या है कि जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है वो 8वीं तक का जिम्मा संभालता है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं और कॉलेज का जिम्मा उच्च शिक्षा विभाग के पास दिया गया है। तो इस व्यवस्था में बदलाव करने की बात मुख्यमंत्री ने की थी। अब शिक्षक संगठनों का यहाँ भी गतिरोध देखने के लिए मिल रहा है। पहली बात तो ये आज वीरेंद्र चौहान की ओर से स्पष्ट कर दी गई है कि यहाँ अगर कोई भी डायरेक्टर रखा जाता है, ठीक है, डायरेक्टरेट अलग अलग होने चाहिए, लेकिन जो स्कूल डायरेक्टरेट होगा वहाँ डायरेक्टर स्कूल कैडर से ही होना चाहिए, बजाय इसके कि किसी आईएएस अधिकारी को जिम्मा दिया जाए। आईएएस अधिकारी आते हैं लेकिन वो शिक्षकों की समस्याएं समझ नहीं पाते हैं। स्कूल कैडर से ही वहाँ कोई बैठेगा तो वो अच्छे से शिक्षक, छात्र, अभिभावक सबकी समस्याएं समझ सकता है। यानी कि प्रिंसिपल के बाद प्रमोशन दे दी जाए डेप्यूटी डायरेक्टर और डायरेक्टर के पद पर, यह साफ तौर पर इनकी ओर से कहा गया है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो स्कूल डायरेक्टरेट है उसमें ही 2 सेगमेंट्स रखे जाएं, अभी की तरह प्रारंभिक शिक्षा विभाग भी और हायर एजुकेशन भी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 5th तक, प्री प्राइमरी से 5th तक जिम्मा दे दिया जाए, 6 to 12th फिर यहाँ हायर एजुकेशन के पास होना चाहिए। हालांकि ये मुख्यमंत्री का कुछ और कहना था, अब शिक्षक संगठन कुछ और सुझाव दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो क्योंकि ये भी कहा था कि एक आईएएस अधिकारी ही पूरा डायरेक्टरेट स्कूल का संभालेंगे, यानी कि स्कूल डायरेक्टरेट पूरी तरह से एक आईएएस अधिकारी संभालेंगे, 3 एचएएस उनके अंतर्गत होंगे, लेकिन अधिकारियों को ना ये जिम्मा देते हुए स्कूल कैडर से ही किसी को डायरेक्टर बनाया जाए, ये बात यहाँ शिक्षक संगठनों की ओर से कही जा रही है। खैर, अभी देखिए इन्होंने डिमांड रखी है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब डिमांड रखते हैं तो हलचल भी नजर आती है और हलचल के बाद कई बार वो फैसले भी लागू हो जाया करते हैं। खैर, इसमें कुछ होता है या नहीं ये अब आने वाला समय ही हमें बताएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा नहीं गए, मौसम आज खराब था और ये चॉपर में नहीं जा सकते थे, इस वजह से आज से इनका कांगड़ा प्रवास शुरू नहीं हो पाया है। अब कल मौसम के अनुसार ही ये वहां पर जा पाएंगे, यानी कि अगले कल से ही कांगड़ा प्रवास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शुरू होने जा रहा है। 25 जनवरी तक वहीं रुकने वाले हैं और बीच में 20 जनवरी को एक दिन ये माता हिडिंबा के दर्शन करने के लिए मनाली जा सकते हैं। ये शेड्यूल के अनुसार हमने आपको जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। यह आज ही मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। 7वां वेतन आयोग 2016 में गठित किया गया था और 8वें आयोग की सिफारिशों को 2026 में 7वें वेतन आयोग के समाप्त होने के बाद लागू कर दी जाएंगी, ये भी जानकारी सामने आई है। इस समय करीब देश में 48,62,000 केंद्रीय कर्मचारी हैं और 67,85,000 केंद्रीय पेंशनर्स हैं।
तो ये एक बड़ी राहत और बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कहना चाहेंगे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।